हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, अब यहां पे न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक क्लास नंबर 13 है और ये क्लास अपनी 6 बजे स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैंने लेकिन आपसे सुबह वाली क्लास में ये कह दिया था कि जो अपनी क्लास है वो 5 बजे लगेगी और जो डी एस सर की क्लास है वो 6 बजे लगेगी। लेकिन क्या हुआ कि हम दोनों में थोड़ी बहस हुई, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप 5 बजे लगा लीजिए, मैं क्लास को 6 बजे लगा लूँगा। ठीक है, तो अब ये टाइम फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लास 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके एन की क्लास लगेगी और आपकी 5 से 6 आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लगेगी, जो भी 3 दिन लगेगी। उसके बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स चालू हो जाएगी शाम को भी। आगे बात समझ में? तो इससे क्या है कि जल्दी सिलेबस कवर करना चाहेंगे अपन, क्योंकि जून में 20 जून तक लगभग लगभग ये मान लीजिए अपना सब मतलब न्यूमेरिकल में अपना कंप्लीट हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, रियल में वो अपनी जो यूनिट चल रही है नई मैंने स्टार्ट करी वो खत्म हो जाएगी। रियल और एन का काम बिल्कुल तमाम, क्योंकि 3-3 करनी है, 3-3 अपनी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ अपना डिफरेंशियल बचेगा। डिफरेंशियल के बच्चों में डिमांड बहुत कम है, 4-5 बच्चे हैं, लेकिन अपन उसको भी करवा देंगे, क्योंकि एक यूनिट तो मैंने करवा दी उसमें। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे 20 तारीख तक उसका सिलेबस हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर अपन 2-2 क्लास उसकी लगा देंगे, जो कि मतलब 10-1 दिन में एग्जाम से पहले पहले ही अपन उसको ढंग से कवर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनमें भी सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। थर्मो में 2 करवा दी मैंने और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दूसरी अब हो जाएगी। और मैथमेटिकल थोड़ी सी है, मैथमेटिकल क्लास ज़्यादा लगा देंगे, और तो क्या है, और सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री की कुछ बात चल रही थी, तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा, लेकिन देखते हैं अगर बैठ जाता है तो ये 2-4 दिन के अंदर केमिस्ट्री की भी आपकी लगा देंगे क्लास। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी ने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा अगर कोई नया जुड़ा है तो। और सभी अब लाइव कनेक्ट हो जाइए फटाफट, क्योंकि अब क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताएं कि अपन एक मोटिवेशन कोड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको हर बार की तरह थोड़ा सा क्या है कि पढ़ने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले चलते हैं अपने मोटिवेशन कोड की तरफ। मोटिवेशन कोड क्या कहता है आज का, कि मंजिल मिले या ना मिले, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। किसकी बात है? मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है भैया। तो आज का जो कोड था काफ़ी छोटा था, लेकिन आपको मैसेज है काफ़ी बड़ा दिख गया कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है भैया। तो आज का कोड यही कहता है भैया, बीएससी आप कर रहे हो तो कोशिश करो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वो बात अलग है। ठीक है, तो चलते हैं अब आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी कनेक्ट हो गए होंगे लाइव, और सभी को गुड इवनिंग। जो भी बोल रहा है बच्चा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया सभी को, जो भी बच्चा गुड इवनिंग बोल रहा है सभी गुड इवनिंग सभी को। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में आप सभी को पता है, तो हमारे पास जो न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला चल रहा था, उसी के कुछ अपन महत्वपूर्ण सवाल कर रहे थे। और आज की क्लास में भी अपन 2-3-4 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको फिनिश करते हुए अगली क्लास में लेके आएंगे। जो न्यूटन ग्रेगरी का पश्य अंतर्वेशन फॉर्मूला है उसको अपन प्रस्तुत करेंगे आपके सामने अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में आने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे पास में अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला है उसको आप एक बार पढ़ के आइए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइए, बस तब जाके आप क्या है और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा अपना पश्य अधिवेशन नियम। तो चलिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद में फिर अपन उसको पढ़ देंगे और अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले से उसको अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं काम। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन मैंने प्रस्तुत कर दिया है, और क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो आराम से, कि न्यूटन के अंतर्वेशन सूत्र के उपयोग से निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात कीजिए। अब ये शुद्ध अधिशुल्क क्या है, ज़्यादा इसमें अपन को घुसना नहीं है, वर्ड में नहीं घुसना। आपको क्या काम है भाई, अपन को हिंदी लिटरेचर थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन हिंदी साहित्य थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो बस शुद्ध अधिशुल्क, अधिशुल्क का मतलब क्या होता है? शुल्क का मतलब ये होता है कि जो अपने एक फिक्स पैसे की अपन बात करते हैं, और अधिशुल्क का मतलब होता है कि उस पैसे से बढ़कर, उस पैसे से ज़्यादा। तो जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सैलरी मिलती है उसको 5,000, तो 5,000 से अधिशुल्क यानी 5,000 से ज़्यादा उसको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो अपन को फाइंड करने पड़ेंगे 25 वर्ष की आयु पर। बस इतना समझ लीजिए आप।
और यहाँ पे आपको देखो वैल्यू दे रखी है, जैसे आयु है 20, 24, 28, 32, तो इन पे आपको वार्षिक अधिशुल्क दे रखा है, ये दे रखा है आपको। तो आपको कहाँ पे ज्ञात करना है, आपको 25 पे ज्ञात करना है बस, ठीक है। आपको वर्ड से क्या मतलब है यार, आपको 25 पे ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे 24 है, 28 है, 32 है और 20 है, तो यहाँ पे फिर आपको क्या किस पे ज्ञात करना पड़ेगा, किस पे, आपको ज्ञात करने का 25 पे, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व फटाफट। इसमें क्या दिक्कत है यार, बाकी आपको अगर देखा जाए ना तो इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक ही पैटर्न तरीके सवाल है, सारे एक ही पैटर्न के सवाल हैं। इनमें क्या करना पड़ेगा, देखो वही हमको सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है आपको वो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आपको तुरंत उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे और अपना आंसर आ जाएगा। और सभी फॉर्मूला बोलेंगे, अगर मैं किसी से फॉर्मूला पूछ लूँ तो क्या है भाई फॉर्मूला, कि एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस में यू वन डेल एफ ए प्लस में यू टू डेल स्क्वायर एफ वन में फैक्टोरियल 2, इसी प्रकार आगे चलता चलेगा। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, मुजमानी याद होना चाहिए पूरा फॉर्मूला। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर कर देते हैं फटाफट। तो आंसर कैसे करेंगे देखना ध्यान से, बिल्कुल सिंपल इजी वे में करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो अपन को फाइंड क्या करना पड़ेगा, देखो 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हो हिंदी में लाइन। बाकी देखो आप अगर यहाँ पे देखो तो ए बराबर कितना है 20 है, आप देख सकते हो ए बराबर 20 है। एच अगर बात करें तो बीच का जो डिफरेंस है कितना है, आप देख सकते हो 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अगर a प्लस एच की बात करता हूँ मैं, तो कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 25, क्योंकि 25 पे तो अपने को फाइंड करना है। तो हमारे पास में a प्लस का जो एच यू आएगा वो आएगा 25, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे a प्लस एच जो आएगा ना वो आएगा 25। आगे चले, इसी के साथ में अब यहाँ पे जो वैल्यू है उनको पुट कर दीजिए, यू का मान अपन फाइंड कर लेंगे। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करो भैया, यू का मान फाइंड कर लेते हैं। देखो a का मान 20 प्लस में h का मान 4 मल्टीप्लाई में u है ये 25 है। यहाँ पे u का मान आप फाइंड करो, इसको उधर ले जाओगे, फिर आपको जो फाइंड करोगे अपने पास आएगा लगभग 1.25 के समथिंग u का मान आएगा। आगे बात समझ में। अब यार आप सभी को थोड़ा बहुत याद हो तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन, ठीक है, उससे क्या है आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो क्या होता है ये फॉर्मूला होता है अपने पास एफ ए प्लस का एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस में यू वन, ठीक है, डेल एफ ए, और प्लस में फिर हमारे पास में क्या आएगा, देखो यू टू, और कहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ए, ठीक है, अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार अगर मैं प्लस का यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 देख लो, डेल क्यूब एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे u3 भी तो आएगा, तो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगाना भैया, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, फैक्टोरियल नोटेशन, क्रम गुणित संकेतन, और इसको ओपन कैसे करता है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था। अब यार वही बात है कि जब क्वेश्चन की आप नस पकड़ लेते हो, बिल्कुल क्वेश्चन की जब आप नस पकड़ लेते हो, एक एक चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब देखो अधिकतर बच्चों को आगे पता नहीं है क्या करें आप, अब क्या करना है बताओ यार, अब क्या करना है अपन को 25 साल पर, यानी कि ए प्लस एच 25 पे फाइंड करना है अपन को। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास किस किस की वैल्यू आ गई, ए की आ गई, एच की आ गई, ठीक है, यू की आ गई। अपन को अब फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू चाहिए, डेल की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, इस डेल की वैल्यू चाहिए ना। तो डेल की वैल्यू कहाँ से आएगी, अग्रांतर सारणी अपन को बनानी पड़ेगी। तो बनाओ फटाफट, क्या कर रहे हो फिर, सही बात है कि नहीं है। तो इस सभी को क्या है कि पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि आगे क्या करना है अपन को। तो उसी अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा तो फिर आप क्या है कि क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना होगे, चाहे किसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए उससे क्या मतलब है अपन को, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होगे उससे, ठीक है। अब सारणी तो सिंपल है, हमारे पास में देखो आयु है यानी कि x का मान है, और उसके बाद में जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है, नीचे दे रखी है अपन को। उसके बाद में देखो अपन को तो डेल एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, और डेल स्क्वायर एफ एक्स का ज्ञात करना है, और डेल क्यूब एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। डेल स्क्वायर बाई डेल क्यूब नहीं दिख रहा, साइड में करोगे, करना पड़ेगा इधर, ठीक है। इतना हो गया। अब अपन करते हैं यहाँ पे सारणी बना देते हैं फटाफट, उससे क्या काम है अपन को, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बाद में हटा देंगे उसको। सारणी का मान अपन निकालते फटाफट। तो यहाँ पे फटाफट सारणी बना लेते हैं अपन। और अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल कई बार पिछली बार कमेंट में आया था कि सर यहाँ पे अपन ने जो ये डेल यहाँ फॉर्मूले में 3 ही क्यों लिखे हैं,
तो यार 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 टर्म आएंगे यार। अब ऐसे कैसी बात कर रहे हो फटाफट, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो भैया फटाफट क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की बात, देखो सबसे पहले 20 रखेंगे, उसके बाद में लाइन खींच देंगे एंड टू एंड, ठीक है। उसके बाद में लाइन खींचने के बाद में देखो एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे 24, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 24 के बाद में 28 लिखेंगे, 28 के बाद में लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 32, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ध्यान से फटाफट देखेंगे कि 20 पर वैल्यू कितनी है भैया, 20 पर जो वैल्यू है वो है 0.01427। अब कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब मैं फटाफट कर देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक है। 0.01581 आ गई, फिर 28 पे देख लो आप 0.01772। अरे यहाँ पे कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फटाफट, ठीक है। अब कई सोच रहे हैं कहाँ से वैल्यू लिख रहे हैं, अरे यहीं से लिख रहे हैं, कहीं से नहीं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख दी। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल एफ एक्स आ जाएगा। कितना आएगा? तो यहाँ पे इसमें से इसमें माइनस करोगे तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने पास वैल्यू आएगी 0.0 और 0.14154, ठीक है, 154 आएगी लास्ट में। उसके बाद में यहाँ पे इसके निकाल लोगे तो ये आएगी अपने पास 0.00191, यहाँ पे निकालोगे तो वैल्यू आएगी 0.00224 है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें से इसको फाइंड करोगे तो यहाँ पे डेल स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स आएगा तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो फटाफट, तो ये आएगा अपने पास में 0.000 और फिर 37 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करो तो 0.00033 आएगा। अब लास्ट में जब यहाँ पे निकालेंगे अपन डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का आएगी 0.0000, 4 बार 0 फिर लास्ट में 4 आएगा। यानी कि आपको दिख रहा हो तो मैं इधर बता देता हूँ आपको, जो वैल्यू आई है इसकी वो आई है डेल क्यूब की 0 माइनस का 0.000, 4 बार 0 और फिर 4 आएगा, ठीक है। तो अपने पास सारी वैल्यू आ चुकी है, कंप्लीट वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। यानी कि डेल की वैल्यू आपके पास में आ गई, आपके पास में ए की वैल्यू है, आपके पास में यू की वैल्यू है। अब देर किस बात की है, वैल्यू को पुट कर दो भैया, बस। अपन को अब इसमें निकालना क्या है, अपन को यहाँ पे F25 निकालना है, F25 निकालना है, यानी कि ये अपने पास F25 आ गया। उसके बाद में देखो एफ ए की वैल्यू अपने पास ये रही, देखो एफ ए की वैल्यू ये रही 0.01427, ठीक है। उसके बाद में प्लस में, अब यहाँ पे देखना फॉर्मूला में क्या है, u1 है, u1 का मान बताओ भैया, u1 का मान है अपने पास में 1.25, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा, डेल एफ ए। अब डेल एफ ए का मान बताओ भैया, देखो ये रहा 0.00154, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में प्लस करेंगे अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो u2 है, मतलब u2 को कैसे ओपन करेंगे, आप सभी को पता है भैया, u माइनस का 1, तो u का मान कितना है 1.25, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की साइड में, तो 1 में से अगर इसको घटाएंगे 25 को तो कितना बचेगा, हमारे पास 0.25 बचेगा, तो 0.25 आएगा। उसके बाद में अंदर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डेल स्क्वायर एफ ए का मान कितना है भैया 0.00037, और अपॉन में कितना है फैक्टोरियल 2 मतलब 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे देखो u मतलब इसको कैसे करेंगे, देखो 1.25, उसके बाद में u माइनस का 1 फिर u माइनस का 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस प्रकार, देखो 0.25 तो पहले आएगी, उसके बाद जब एक और माइनस करेंगे तो फिर मतलब यहाँ पे आएगी माइनस का 0.75, फिर मल्टीप्लाई में देख लो आप कि हमारे पास में जो डेल क्यूब की वैल्यू है वो है माइनस का 0.0000 और 4 है, फिर अपॉन में कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे घर बैठ के आराम से, बिल्कुल इम्तिहान से, ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको सोल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास में 0.0162543 आंसर। अब इस प्रकार के सवाल में आपको वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया अपन ने। अगर मैं इस सवाल को दोबारा आपको बताने की कोशिश करूं तो इस सवाल में कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने यहाँ पे जो 25 पे फोकस रखा, 25 को
यहाँ पे a प्लस एच यू की इज इक्वल टू में रखा, u का मान फाइंड किया, फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूले से हमें पता चला ये सब मान अपने पास आ गए, लेकिन ये डेल के मान नहीं है, डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब के, तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो तो भैया सारणी से ही मिलेंगे। तो सारणी बना ली अपन ने, सारणी बनाने के बाद में फिर अपने पास में मान आ गए, मान आने के बाद वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, तो आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं। जो अगला सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आगे बात समझ में, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो चलें अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन की भी खाल निकाल लेते हैं भैया, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। ठीक है, चलें चलते हैं भैया फटाफट। तो भैया अगला जो वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, इसको चलो यहाँ पे ये और भूल गया मैं लिखना, क्या है यहाँ पे, जनसंख्या है हजारों में। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, जनसंख्या है, ये जो नीचे लिखी हुई है हजारों में बात करते हैं, लाख हजारों में कर लो बात हो तो कैसे ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी 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 मोस्ट आप सवाल को लिख सकते हो कि काफ़ी अच्छा सवाल अपन इसको कह सकते हैं, कैलकुलेशन के बेस पे कह लो या फिर कैसे भी कह लो, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार अपन। तो सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना कि एक सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है और अंतर्वेशन के किसी उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करके। अब देखो यहाँ पे ये सवाल है ना, अंतर्वेशन का उपयुक्त सूत्र का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने तो अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, अगर अंतर्वेशन, तो अपन उसी का उपयोग करेंगे। लेकिन जब पश्चात अंतर्वेशन पढ़ लेंगे ना, तब भी देखेंगे कि आखिरकार उससे से भी हो सकता है या नहीं हो सकता ये सवाल। ठीक है, तो वो बाद की बात तो छोड़ो। तो उस उपयोग करते हुए 1946 से 1948 के अंतराल में वृद्धि का आंकलन कीजिए भैया। तो ये आपके सामने टेबल मतलब दी हुई है, तो आपको क्या करना है, 1946 से और 1948 के बीच में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अधिकतर जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा कि इसको कैसे करें, और हालांकि 20% बच्चों के दिमाग में तो हो गया होगा इसमें कैसे करना है, क्या करना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल काम है। क्या करना है, एक तो पूछा है 1946 से 1948 के अंतराल में जो वृद्धि हुई है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है भैया, a प्लस एच यू एक बार लेना है अपन को 1946 और एक बार लेना है अपन को कितना, 1948। 1948 का निकालेंगे पूरा, सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी। 1946 निकालेंगे पूरा, सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी। फिर 1948 में 46 को माइनस कर देंगे, आंसर अपने जेब में होगा। कहाँ पे होगा, अपनी जेब में। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो अपन को देखो वही, अगर आप सोल्व करते हो तो अगर आप सारणी बना लेते हो तो मेरे साथ बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला पता है भैया तो वहाँ पे आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली। सही बात है कि नहीं है, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो चले कर लेते हैं इसका काम। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं फटाफट, सारणी बना लेते हैं पहले तो आंसर करते हैं यहाँ पे, सारणी के साथ में स्टार्ट करते हैं आंसर। तो यहाँ पे वही सबसे पहले लिखते हैं वर्ष। तो वर्ष तो कौन कौन से हैं, वर्ष लिख देंगे। उसके बाद में फिर अपने पास में जो जनसंख्या है हजारों में, जनसंख्या लिख देंगे, जनसंख्या लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फंक्शन है वो क्या होती है, जनसंख्या होती है। तो यहाँ पे y इक्वल टू मैं fx मान रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे अपन लिखते हैं डेल। अब यहाँ पे डेल fx लिख दो या फिर y लिख दो, बात बराबर है। डेल y मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डेल स्क्वायर y लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डेल क्यूब y लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं डेल की पावर 4y लिख देता हूँ, फिर डेल की पावर 5y लिख देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे टर्म ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो इसलिए वैल्यू आगे तक पहुँचेगी, इसलिए मैंने आगे पहले लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नीचे वैल्यू लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे अपन ने इस प्रकार इसकी लाइन खींच दी है। अब देखना ध्यान से वैल्यू को क्या लिखते हैं अपन। देखो हमारे पास में सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं 1911, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 1921, फिर एक लाइन छोड़ेंगे 1931, फिर एक लाइन छोड़ेंगे 1941, फिर एक लाइन छोड़ेंगे 1951, फिर एक लाइन छोड़ेंगे 1961। आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख रहा है क्या, चलो इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा और, अब दिख रहा है अल्टीमेट तरीके से।
ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत अब नहीं है आपको। अब देखना आगे क्या करते हैं अपन, करेंगे क्या यार, वही काम कर रहे हैं इतने दिनों से। तो इसको पहले लाइन वाइन बना देते हैं, इसके लिए परफेक्ट लाइन बना देते हैं एकदम शानदार। फिर ये बीच में लाइन आएगी, फिर अपन 1921 की लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद में एक लाइन बीच में छोड़ेंगे, फिर 1931 की लाइन खींचेंगे, फिर 1931 के बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 41 की लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में 1951 की लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में 61 की लाइन खींचेंगे। कंप्लीट। अब क्या करना है भैया, अब छोटा सा काम करना है भैया। 1911 क्या है, कितना है 12, 1921 के आगे 15, 1931 के आगे 20, फिर 27, फिर 39 और फिर 52। काम खत्म। अब फटाफट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो डेल वाई मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा तो 15 में से 12 गए तो 3, उसके बाद में यहाँ पे निकालेंगे 5, यहाँ पे निकालेंगे 7, यहाँ पे निकालेंगे कितना 12 और यहाँ पे निकालेंगे 13। आगे इसी प्रकार 5 में से 2 गए तो मतलब 5 में 3 गए 2, फिर यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा भैया 5 और फिर यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे निकालेंगे अपन, देखो यहाँ पे तो देखो 0, फिर उसके बाद में 5 में से 2 गए तो 3, उसके बाद में यहाँ पे माइनस में आएगा माइनस का 4, फिर यहाँ पे निकालेंगे तो देख लो आप 3 आएगा, फिर यहाँ पे देखो माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पे माइनस का 7 और ये माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 10 हमारे पास में। तो ये क्या आ गई हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो बात को समझने की कोशिश करना, क्या करो बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो अब ये टर्म है हमारे पास में, आप सभी को दिख रहे हैं कौन कौन से, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं हमारे पास में डेल वाई डेल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू होती है। यहाँ पे चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, सारणी बनाते समय अगर ऐसे बना दोगे तब भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर आप यहाँ पे डेल वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई डेल की पावर 4 वाई डेल की पावर 5 वाई लिख दोगे तब भी वो नंबर नहीं काटेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना था अपन को सारणी बनाने का वो अपन ने बना दी है। अब क्या करना है मैं आपको फिजिकली मतलब थ्योरेटिकली बता देता हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि आपको 1946 पे अलग वैल्यू फाइंड करनी है। जिस प्रकार भी पिछला क्वेश्चन किया था ना अपन ने कि F25 पे आपको फाइंड करनी है, उसी प्रकार 46 पे अलग निकालेंगे, 48 पे अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर 48 में 46 को माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक भी ऐसी स्टेप नहीं है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि पूरी स्टेप मैंने एकदम क्लियर कर दी आपकी एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो सारणी आपके पास है। अब चलते हैं अगले पेज में और अब करते हैं इसका सॉल्यूशन फटाफट। ठीक है, फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। तो भैया बीच में अपन क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार, देखो इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। एक तरफ 1946 कर लेंगे, एक तरफ 1948 को निपटा देंगे। तो फटाफट देखेंगे भाई यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1946 है अपने पास, उसको निपटा लेते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1948। तो यहाँ पे फटाफट करेंगे। देखो हमारे पास ए का मान स्टार्ट कहाँ से करते हैं 1911 से, तो 1911 हमारे पास ए का मान आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अपन एच का देखेंगे तो एच हमारे पास जनगणना में 10 साल देखो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ए प्लस एच यू की बात करते हैं तो 1900 कितना 46, क्योंकि 1946 पर अपन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यू का जो मान आएगा वो आएगा 3.5। अब रख के देख लेना यार, आप ये भी करके बताऊँगी आपको पहली क्लास की तरह, जोड़ भाग गुणा भाग। ठीक है, उसके बाद में वही अपने पास फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो fx की फॉर्म में था अपन उसको y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू जैसे मैं लिख दिया y नोट प्लस में u मल्टीप्लाई में डेल y नोट प्लस में हमारे पास में u2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे डेल स्क्वायर y नोट। यानी कि जहाँ पे, अरे मैं बोल रहा हूँ कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अरे कुछ नहीं है, जहाँ पे fx था वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, आगे बात समझ में, कुछ ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है भैया। तो ठीक है, अब यहाँ पे इतना कर दिया। उसके बाद में प्लस में फिर हमारे पास में जैसे u3, ठीक है, डेल क्यूब y नोट। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे फटाफट आगे तक फॉर्मूला बढ़ा दो। ये u3 आ गया अपने पास। अब u3 के बाद में फैक्टोरियल 3 अपने पास नीचे, प्लस में उसी प्रकार u की पावर 4 डेल की पावर 4 y नोट आ जाएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसी के साथ में u की पावर 5
डेल की पावर 5 वाई नोट अपॉन में हमारे पास फैक्टोरियल 5। फटाफट वैल्यू रखोगे ना, तो यार वैल्यू आप रख के देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार देखो y 1946 आएगा। उसके बाद में जब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चलो कर देते हैं। वाई नोट का मान कितना है हमारे पास में, वाई नोट का मान है 12, कितना है 12 है, ठीक है। उसके बाद में प्लस में यहाँ पे यू का मान कितना है 3.5 आया, तो 3.5 मल्टीप्लाई में डेल वाई नोट का मान कितना है भैया, तो आप देख सकते हो 3 आया है, इसका मान 3 आया है भैया, तो मल्टीप्लाई के 3 कर देंगे। प्लस में आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 3.5 आएगा। उसके बाद में अपन 1 में से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी देखो 3.5, फिर उसके बाद में 1 घटा देंगे 2.5 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है डेल स्क्वायर बाई नोट की, तो डेल स्क्वायर बाई नोट की मैं बताता हूँ 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, अपॉन कितना हमारे पास में मल्टीप्लाई में 2 ही है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं क्यूब वाले को, तो भैया 3.5 पहले आगे आएगा, फिर अपन 1 घटाएंगे 2.5 आएगा, फिर अपन 1 घटाएंगे 1.5 आएगा। उसके बाद में डेल क्यूब बाई नोट का मान कितना आएगा। किसी का भी ध्यान अगर 1 मिनट के लिए भी इधर उधर गया तो उसका खेल खत्म है। ये सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, वो भी उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा फोकस वीडियो पर रखना चाहिए पढ़ते टाइम पे, ठीक है। इधर उधर होगा तो फिर आपका काम खत्म, फिर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सिंपल कैलकुलेशन भी आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ तक। अब इतना कर दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद डेल क्यूब वाई नोट का मान बताओ, डेल क्यूब वाई नोट का मान है भैया 0 क्या मान है इसका 0, मतलब इसका खेल खत्म हुआ गया। तो इसका खेल खत्म, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि इसका पूरा काम खत्म हो गया। तो अपॉन में कितना था फैक्टोरियल 3 था, उससे क्या काम है अब। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेट तरीके से नीचे की तरफ चल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लस में कर देंगे अपन यहाँ पे 4th स्टेप को, तो 4th स्टेप को प्लस में करोगे तो देखो सबसे पहले 3.5, 1 घटाया 2.5, फिर 1 घटाया 1.5 आएगा, फिर अपन 1 घटाएंगे और, तो फिर उसके बाद में 0.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे डेल की पावर 4, तो आप देख सकते हो सारणी में इसकी वैल्यू 3 है, अपॉन में फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अपन प्लस करते हैं 5th स्टेप को। 5th स्टेप क्या है भाई, सबसे पहले 3.5, अरे अब ये कहाँ से लिख रहे हैं, अब यही समझ नहीं आ रहा क्या आपको यार। अब देखो ये यहाँ से लिख रहे हैं, u की पावर 4 है, u की पावर 5 है। u की पावर 5 को कैसे खोलोगे, u माइनस का 1, u माइनस का 2, u माइनस का 3, u माइनस का 4, उसी प्रकार लिख रहा हूँ। तो 3.5 है, उसमें से आप 1 कम करोगे तो 2.5, फिर 1 कम करोगे 1.5, फिर 1 कम करोगे 0.5, फिर 1 कम करोगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का 0.5 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में देखो ये हमारे पास डेल की पावर 5 बाई नोट का मान कितना माइनस का 10 है, तो इसका वैल्यू है हमारे पास में, इसका यहाँ पे फैक्टोरियल 5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो भैया आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में 32.3437 हज़ार। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये 1946 की वैल्यू आपके पास में आ गई। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, सारी वैल्यू आपके पास थे, लेकिन सारा काम था कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में आपने अगर पॉइंटों में मिस्टेक कर दी तो आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सवाल हैं बिल्कुल ईजी हैं, अगर आप इनको ऐसे छोड़ दोगे कि भैया ठीक है ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ये एग्जाम में। भैया आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इन क्वेश्चनों को आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे भी डाउट होगा कि 2 और 2 4 भी होते हैं कि नहीं होते, उस टाइम पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कैलकुलेटर को उठाओ भैया और काम करना स्टार्ट कर दो कैलकुलेटर के साथ में, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे सेम काम करेंगे। ए का मान वही 1911 है, ठीक है। एच का मान वही 10 है। ए प्लस एच का मान यहाँ पे चेंज होगा, 1946 की जगह 1948 कर देंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पे यू का मान चेंज होगा, तो यहाँ पे यू का मान आएगा 3.7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है सूत्र, तो सूत्र तो मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ से लिख दूंगा ऐसे कैसे। तो सूत्र में फॉर्मूला में मान पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास में देखो y नोट का मान कितना है, वही हमारे पास में जो पहले था 12, प्लस में वही यहाँ पे 3.7 मल्टीप्लाई में देखो 3.7 मल्टीप्लाई में फिर वही डेल में कि वही 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे ये u3 u2 इनका मान चेंज हो रहा है तो वहाँ पे मान चेंज करेंगे। जहाँ 3.5 आ रहा था ना वहाँ पे 3.7 करेंगे, फिर 1 घटाएंगे तो उस हिसाब से मान चेंज होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब देखो ये हमारे पास में 3.7 है, मल्टीप्लाई 3 से हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। और अपॉन में फैक्टोरियल 2 भी है ना, तो 2 भी लिख देंगे, फैक्टोरियल 2 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपना काम खत्म हो गया। फैक्टोरियल 2 है क्या यहाँ पे नहीं है भैया, अभी अगला टर्म में आएगा, यहाँ पे आएगा।
अगला चलेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस करते हैं, फिर यहाँ पे अपने पास जो अगला टर्म आएगा तो u2 है हमारे पास, u माइनस का 1 है, तो u का मान कितना है 3.7, उसमें से आप एक कम करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2.7, तो 2.7 आएगा। फिर मल्टीप्लाई में कितना आएगा, इसका मान कितना है भैया देख लो, इसका मान है हमारे पास में मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 लिख देंगे, अपॉन में 2 है, ठीक है। आगे चलेंगे प्लस में, फिर हमारे पास में यहाँ पे थर्ड स्टेप चलेंगे यानी कि इस पे u3 पे, तो भैया 3.7 हमारे पास ऐसे कैसे, उसमें से एक कम करेंगे 2.7, उसमें से एक कम करेंगे 1.7, ठीक है, इतना ही कम करेंगे, 3 बार कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अब यार तीसरी स्टेप को तो लिखने से मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 है, अपॉन में फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। प्लस में इस बार आगे करेंगे तो भैया देखो फोर्थ स्टेप में 3.7, एक कम करेंगे 2.7, एक कम करेंगे 1.7, फिर एक कम करेंगे फिर 0.7, फिर मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास में डेल की पावर 4/0 का मान कितना है भैया 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप को देखो, फिफ्थ स्टेप में कुछ नहीं है भाई, देखो 3.5, ठीक है, 3.7 सॉरी 3.7 है, मल्टीप्लाई में करेंगे फिर भैया एक कम करेंगे 2.7, फिर एक कम करेंगे 1.7, फिर एक कम करेंगे 0.7, फिर एक कम करेंगे तो फिर माइनस का कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 0.3, मल्टीप्लाई में माइनस का 10, ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 34.8732000। अब क्या करना है, अतः 1946 1948 के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि अपने फाइंड करनी है, तो f 1948 माइनस का 1946 कर देंगे, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 34.8732 माइनस का 32.3437, तो हमारे पास में कितनी आ गई, ये आ गई 2.53 आ गया पूरा लगभग 1000, ये हमारे पास में आंसर आ गया। ये देखो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें माइनस कर दिया अपन ने, ये 34 में से 32 माइनस किया 2.53 हमारे पास में आंसर आ गया है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सवाल थे आज के लिए, मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, कौन सा, जो अपना अगला टॉपिक है पश्य अग्रांतर, न्यूटन ग्रेगरी का जो पश्य वाला फॉर्मूला है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब आज की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि भाई आधे घंटा तो हो गया, अब उसको अपन प्रूफ करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसको अपन नए जोश के साथ में एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं करेगा फिर आपका, ठीक है। अब जब नई क्लास होगी तो नए क्लास में फिर अपन उसको नई क्लास में सोल्व करेंगे शानदार तरीके से। चलो सुनो रुको, क्लास अभी ख़त्म नहीं करते हैं, 1 मिनट रुको एक बार, क्या है 2 सवाल और हैं, वो क्या है, दोनों सवाल ऐसे हैं कि सिंपल बहुत हैं, सिंपल अपन बात करें तो सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन क्या है कि वो एग्ज़ाम में उनके आने के चांस रहते हैं, कई बार क्या है कि वो 4 नंबर या 8 नंबर में दोनों सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं अपन उनको सोल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, सिंपल वे में करेंगे एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने और उसके बाद में आप उसको सोल्व कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप क्या करोगे, मैं कर दूंगा आपके सामने, क्योंकि अपने पास टाइम है अभी, आधे घंटे की क्लास हुई थी, तो आधे घंटे की क्लास और सही, उसमें अपन उसको कर देंगे, और फिर अपने पास जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, अरे इंपॉर्टेंट क्या मतलब बहुत सारे मैंने सवाल करवा दिए मान लीजिए, तो वो काफ़ी रहेंगे फिर अपने लिए, ठीक है। तब चलते हैं, कर देते हैं उन सवालों को भी यार, फिर क्या छोड़े उनको, बताओ, नहीं छोड़ेंगे उनको आप। तो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है ना, वही अपना अगला सवाल है। क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार अपन, कि एक द्विघात बहुपद है अपने पास में 0,1, 1,3, 2,7, 3,13। अब इसमें क्या करना है अपन को, मतलब 3,13 से गुजरता है तो बहुपद ज्ञात करो। अब ये सवाल है ना, ये सवाल ऐसा है कि आप ने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन ग्रेगरी का, कौन सा वाला फॉर्मूला, अभी जो अपन पढ़ रहे थे a+a+hu = वाला फॉर्मूला, जिसमें अपन ने u1 u2 u3 का मान अपन निकाल रहे थे, तो ये क्या है कि उस फॉर्मूले से ये सवाल नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन होगा वो सवाल होगा अपना जो सिंपल फॉर्मूला था न्यूटन ग्रेगरी का, Pnx FA प्लस में xc1 डेल FA अपन में h, ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब कई बच्चों को तो यार ऐसा भी कोई फॉर्मूला था कि नहीं था, भैया था फॉर्मूला, पहली क्लास में जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसकी पहली क्लास में न्यूटन ग्रेगरी का जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया था, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला लिखवाया था, उसको लिखवाने के बाद में ही तो अपन उसमें चेंज किया था,
और चेंज करने के बाद में तो यू का मान आया था एक्स माइनस का अपन मैच, तो फिर वहाँ से फिर अपन यू के फॉर्म में लिखा था। लेकिन पहले जो फॉर्मूला था वो तो भैया XC1 XC2 XC3 XCn के रूप में फॉर्मूला था वो, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के द्वारा इसको अपन सोल्व करेंगे। मात्र 1 सेकेंड का काम है इसको सोल्व करने का, लेकिन कैसे करेंगे कि इसमें सारणी कैसे बनेगी, मतलब कैसे अपन को डेल का मान फाइंड करना पड़ेगा, उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप नोट करने आपको पड़ेगा, तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं कि इसका फॉर्मूला है उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनेंगे, और वैसे आपको याद भी होना चाहिए था यार। मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ आपको याद होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद कर तो सकता हूँ, वैसे अच्छी बात है क्योंकि मैंने आपको काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ा रखा है उसको। तो लिख देते हैं फॉर्मूला फटाफट। देखो क्या होता है फॉर्मूला, PNX इज इक्वल टू FA प्लस में हमारे पास में XC1 और डेल FA अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में मतलब H, ठीक है, प्लस में हमारे पास में XC2 तो डेल स्क्वायर हमारे पास में क्या आएगा FA। इस प्रकार हमारे पास में आगे चलता चलेगा, फॉर्मूला आता जाएगा, ठीक है।